अस्सलामुअलैकुम। पिछले साल फरवरी से लेके अब तक एज वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अवाम की अदालत में जाने के अलावा जिस और अदालत में बार बार गोशगुजार हुए, बार बार पेश हुए, बार बार वहाँ पर फरियाद किए, वो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। तब से लेके अब तक कितनी दफ़ा और कौन कौन से ऐसे मौक़े आए कि जहाँ पर अदालत का दर खटखटाया गया या अदालत की तरफ देखा गया, उम्मीद रखी गई अदालत से। वो तमाम चीज़ें सिर्फ आपके सामने क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पेश करूंगा, फैक्ट्स के अलावा कुछ और पेश नहीं करूंगा, अपना कोई तज्जिया नहीं दूंगा इस सब मामले के ऊपर। सबसे पहली दफ़ा जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है अदालत के पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, वो चूंकि बदनीयती पर मबनी है और एक गैर मुल्की साजिश के थ्रू ये यहाँ पर आया है, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया। उस पर क्या हुआ कि असेंबलीज बहाल कर दी गई। बहाल होने के बाद असेंबलीज दोबारा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई और फिर अगला मामला आपको पता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, दोस्त लोग ये कहते हैं कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम था कासिम सूरी का, ये गैर आइनी इक़दाम था। इसके ऊपर चीफ जस्टिस मिलॉर्ड उमर अता बंदयाल साहब ने वो नोटिस नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। तो गुजारिश उसके ऊपर सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ उससे पहले ये बारहा अदालत से दरख्वास्त कर चुके थे कि हुजूर वाला ये एक साइफ़र आया पड़ा है जो वहाँ से अमेरिका से हमारे सफ़ीर असद मजीद ने यहाँ पर भेजा है, और इसका मतन कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की रियासत को डराया गया है, धमकाया गया है या ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा गया कि इस हुकूमत को चलता कर दिया जाए, उसकी वजह से है। अगर कासिम सूरी की रूलिंग पर यह अदालत तयन करने बैठती कि ये गैर कानूनी गैर आइनी है या नहीं है, तो फिर साइफ़र को भी खोलना पड़ना था। तो कोई मसलहत रही होगी, मिलॉर्डशिप ने वो साइफ़र वाला मामला नहीं खोला। बार बार गोशगुजार, बार बार अर्ज़ करने के बावजूद नहीं खोला गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से अर्ज़ की गई थी। दूसरा मामला आता है जिस दिन बाकायदा अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होना थी, वो वोटिंग डिले होती जा रही थी। दोपहर से लेकर रात हो गई, तो रात के वक्त अचानक सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी। आप सबको पता है कोई मसलहत रही होगी मिलॉर्डशिप की जिस वजह से उन्होंने रात के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट खोली थी। साइफ़र के मामले के ऊपर बाद में भी बारहा कहा गया कि इसकी तहकीकात करा ली जाए, इसको देख लिया जाए कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है, ये सिर्फ दुश्मन तराजी के तौर पर और किसी को बुरा भला करने के लिए सिर्फ इस वजह से कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ गई जो तहरीक इंसाफ करी थी, तो इसको एक दफ़ा तहकीकात इसकी कर लें, एक दफ़ा इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। लेकिन नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। हाँ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों में कहा गया कि जनाब ये एक झूठ का पलंदा था, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया, ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हुकूमत चली गई थी, लेकिन कोई मसलहत थी, नहीं किया गया साइफ़र को इन्वेस्टिगेट। उसके बाद अगला मामला आता है कि जब कासिम के अब्बा के जो उस वक़्त चीफ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गिल, उनको गिरफ़्तार किया गया, उठाया गया, और जो सलूक उन्होंने बताया उनके साथ हुआ, उस पर कहा गया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत मिलॉर्डशिप इसके ऊपर नोटिस लें। सो मोटो का इख्तियार चूँकि चीफ जस्टिस साहब के पास है, तो उन्हीं को कहना था, और अदालत से मुराद चीफ जस्टिस साहब ही होते हैं जब ये कहा जाता कि इसका नोटिस लिया जाए, लेकिन उन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया। उसके बाद आज़म सवाती वाला मामला आया, बड़े ही डिस्टर्बिंग किस्म के उसके अंदर भी क्लेम्स सामने आए। फिर अगेन मैं हर चीज़ के साथ मुबैना कह रहा हूँ, जो चीज़ें शहबाज गिल बता चुके, जो चीज़ें आज़म सवाती बता चुके, वो आप सब सुन चुके हैं। वो मुबैना ही सही, शायद झूठ बोलते हों, लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन इसकी अगर तहकीकात करवा ली जाती तो क्या जाता था उसके अंदर। लेकिन मिलॉर्डशिप की कोई उसके अंदर मसलहत थी, कोई हिकमत थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ नहीं करवाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आना शुरू हो गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स यूँ महसूस होता था जैसे अगर वो दुरुस्त हैं, फिर अगेन मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन अगर वो दुरुस्त हैं तो वो रिकॉर्ड कहाँ पर हुई हैं? वो वज़ीर आज़म हाउस में रिकॉर्ड हुई हैं। उसके अलावा टेलीफोन कॉल्स किसकी रिकॉर्ड हुई हैं? पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म की, मौजूदा वज़ीर आज़म की, मौजूदा सदर की, मौजूदा जजेस की और साबिका वज़रा की ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुई, और वो सब के सामने, उसमें वज़रा आला की ऑडियोज़ भी सामने आई जो रिकॉर्ड हुई थी। इस पर बड़ा फिर अगेन ये बहुत डिस्टर्बिंग था, और इस पर भी कहा गया, बारहा अदालत से रुजू किया गया तहरीक इंसाफ चेयरमैन की तरफ से कि मिलॉर्ड इसको भी देखिए ज़रा। सबसे पहले तो ये बात है कि आईन पाकिस्तान जिसके आप कस्टोडियन हैं, जिसके आप रखवाले हैं, जिस पर आपने अमल करवाना है, आप इसको ज़रा देखिए कि आईन में जो प्राइवेसी एक इंश्योर की गई है आम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की,
ये उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। किस कानून के तहत ये रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और कौन इनको निकाल रहा है, लेकिन उस पर किसी किस्म का नोटिस नहीं हुआ। कोई हिकमत, कोई मसलहत मिलॉर्डशिप की उस पर रही होगी यकीनी तौर पे, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा ही होगा कि ये मामला हुआ क्या है। एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया। अरशद शरीफ अदालत के बाहर कत्ल कर दिए गए। अदालत के बाहर क्या, पाकिस्तान से बाहर कत्ल कर दिए गए। और पाकिस्तान से उनको जाना किन नामसायद हालात में गया था, पड़ा था, और किन वजूहात की वजह से जाना पड़ा था उनको, किन वजूहात की बिना पर जाना पड़ा था, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर रहीं। तमाम नज़रें फिर एक दफ़ा सिर्फ कासिम के अब्बा की नहीं, बाकी पाकिस्तान की भी बहुत सी आवाम की नज़रें वहीं पर गईं, लेकिन मिलॉर्डशिप की वहाँ पर भी कोई हिकमत थी, मसलहत थी। कुछ अरसे के बाद ज़रूर बुला लिया गया, किया गया, लेकिन ताहाल उसके अंदर से कुछ निकला नहीं अभी तक। एक उसके बाद बहुत अहम चीज़ आई और वो ये थी कि जब नई हुकूमत आई, यानी कि जब रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आ गई। पीडीएम की हुकूमत ने आके सबसे पहला काम ये किया कि नैब कवानीन में तरामीम करवाई। नैब कवानीन में जो तरामीम हुई, उसके बाद 47 के करीब, आई रिपीट 47 के करीब लीडर्स के केसेस बंद हुए, जिसमें इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, उस दिन वो स्वेरन होकर वज़ीर आज़म बन गए। उनके साहबजादे, उनकी फैमिली के बहुत सारे अफराद, एक और साबिक वज़ीर आज़म, एक और साबिक वज़ीर आज़म, और कई सारे साबिक वज़रा जिनके खिलाफ नैब इंक्वायरीज थी, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, वो इस नैब कानून में तरमीम करके ख़त्म होना शुरू हो गई, एक करके एक के बाद एक। और उस पर भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने वो पिटिशन एक्सेप्ट भी की। उस पिटिशन के ऊपर हेयरिंग्स भी होना शुरू हो गई कि नैब तरामीम ख़त्म करने का ये सवाल, वो सवाल कि कहीं एहतसाब रहे ही ना पाकिस्तान में, और वो सारी प्रोसीडिंग्स, वो रिमार्क्स आपके सामने हैं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? हुआ ये कि 4 महीने पहले वो जो हेयरिंग्स चल रही थी, वो अचानक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। उस पर अगेन, क्योंकि अगली डेट, मिलॉर्डशिप खुद उस बेंच का हिस्सा भी थे, अब अगली डेट क्यों नहीं दी गई? ज़रूर कोई मसलहत होगी, ज़रूर कोई हिकमत होगी जो हम समझने से कासिर हैं, लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं मामलात को, उन्होंने कैसे चलाना है। तो वो सब अभी तक इट्स इन लिम्बो, वो अभी भी हवा में कहीं पे मुअल्लक है, फंसा हुआ है, कहाँ पे है पता नहीं, कब उसका फैसला आएगा किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जो पिछले 4 महीने गुजरे, जो समात मुलतवी की गई, अगर उसके अंदर इनका कोई फैसला आ जाता, और जिस तरह के सवालात पूछे जा रहे थे, उससे नज़र ही आ रहा था, मैं फिर अगेन फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, अपने ओन पे नहीं कह रहा, जब ये पूछा जाए कि भाई मुल्क में अगर एहतसाब का फिर निज़ाम हो ही कोई ना, तमाम कोई भी चोरी करे या ना करे, मुबैना तौर पर वो दंदनाता फिरे, इस तरह के जब सवाल आते हैं, तो आपको लगता है कि मिलॉर्डशिप का मूड ये था कि नज़र भी आ रहा था और बड़ा लेजिटिमेट सवाल था कि ये दोबारा शायद रिस्टोर कर दिया जाए पुराने ऑर्डिनेंस को और नैब अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को, और शायद ये जो नई तरामीम की गई हैं इनको कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन वो पिछले 4 महीने में नहीं हुआ। पता नहीं जी उस पर क्या मसलहत थी अदालत की। अच्छा, फिर उसके बाद अगला मामला ये आया, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना थी, क्योंकि पंजाब और केपी की असम्बली तहलील हो गई। आइन के अंदर सीधा सीधा लिखा है कि वजीर आला का इख्तियार है, वो समरी भेज सकता है, और उसके बाद गवर्नर पाबंद है। वो हो गया, और उसके बाद आइन के अंदर लिखा है कि नो लेस देन 90 डेज, 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाब होने। उस पर लाहौर हाई कोर्ट में और केपी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर समातें जारी थीं। अभी सिर्फ 3 दिन ही रहते थे, उनका फैसला आ जाना था, लेकिन मिलॉर्डशिप ने उसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया, आज खुद नोटिस ले लिया उस सब मामले के ऊपर। उससे एक मामला ये हुआ कि जो बेंच बनाया गया, बेंच के अंदर जो जजेस मौजूद थे जिन्होंने इस चीज़ से इत्तफाक नहीं किया कि ये सो मोटो ठीक लिया गया है, उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा जी 3 रोज़ तो रह गए हैं, एक पूरा प्रोसेस है, अगर लाहौर की कोर्ट इस मामले को देख रही है तो उनको वक्त पूरा दिया जाए, देना भी चाहिए। 3 दिन तो रह गए, क्या आसमान गिर पड़ेगा उसके अंदर? तो लिहाजा हम नहीं समझते कि ये आपका, यानी इस अदालत का आज खुद नोटिस लेना या उसको सुनना बनता है। लेकिन उसके बावजूद खैर वो मामला आगे चला। हुआ इसके साथ सिर्फ इतना कि वो पंजाबी में कहा जाता है कि पानी में मधानी डाल दी गई। वो जो ऑलरेडी गदला था नीचे पानी, उसको और मज़ीद गदला होने का मौका मिल गया। ऑपोजिशन को, यानी कप्तान की ऑपोजिशन को इस सब मामले के ऊपर तनकीद करने का मौका मिल गया, बोलने का मौका मिल गया। अगला मामला उन्होंने जो उठाया वो किसी तौर पे भी कोई नाजायज़ डिमांड नहीं थी। वो ये थी कि एक फुल बेंच बना दिया जाए, फुल कोर्ट बना दिया जाए। फुल बेंच अगर बना दिया जाता तो उससे क्या होता? क्या आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है? मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ऐसा नहीं आ सकता कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान मिलॉर्डशिप के अलावा
उस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं या उस बेंच के अंदर नहीं थे मौजूद और उसके अलावा मौजूद होते, क्या वो आइन के बरखिलाफ फैसला देते? क्या वो ये कहते कि भाई चूंकि आइन के अंदर लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो हमने नहीं करवाने? यकीनन शायद ना कहते, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद होते होते मामला यहां तक आ गया कि एक तारीख दी गई, उस तारीख के ऊपर अमल नहीं हुआ। कहा गया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके बाद 15 मई को यह कहा गया कि 14 मई को इलेक्शन होना थे। उसके बाद क्या होना था? उसके बाद ये एक जवाब सामने आया और यार लोग ये कहने लगे कि जनाब अदालत के पास कौन सी कोई अदालती फौज है कि जिसके थ्रू वो अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। तो गुजारिश बड़ी छोटी सी है हुजूर, और वो सिर्फ इतनी दस्तबस्ता गुजारिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, अगेन आईन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के कानून ने जो एक माइटी पावरफुल इख्तियार आप में तफवीज़ किया है, आपको दिया है, जिसे तौहीन अदालत कहते हैं, वो 2 शराब की बोतलें किसी की गाड़ी की डिग्गी में से निकल आएँ उस पर लेने के लिए नहीं होता, या फिर किसी रेड़ी वाले के खिलाफ वो सुओ मोटो लेने के लिए नहीं होता। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि जब अदालत का कोई हुक्म नहीं मान रहा होता। और आप अगर किसी पर तौहीन अदालत अभी तक नहीं लगाई मिल लॉर्डशिप ने, यकीनी तौर पे उसमें भी कोई मसलहत होगी, लेकिन मेरी समझ से ये बालातर है कि एक मौका नहीं, मैं कहूँगा एक उनके पास एक पावर थी ये दिखाने की कि अदालत के सामने हर एक को सरनिगू होना पड़ेगा और आइन और कानून की बालादस्ती होगी बार कैफ। उसके बाद अगला मामला एक और आया, ऑडियो लीक्स के ऊपर बीच में मैं कह चुका कि उस पर नोटिस कोई नहीं हुआ। उसके बाद अगली ऑडियो फिर लीक हुई, फिर उसके बाद जो ब्रदर जजेस थे, प्यूनी जजेस थे, उनकी ऑडियोज़ आना शुरू हो गई, उस पर भी किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं हुआ। और ये कहा गया फिर अगेन दोबारा गोशगुजार हुए अदालत से कप्तान भी, आवाम भी, कि इस पर भी कोई नोटिस लिया जाए, लेकिन शायद उसके अंदर भी कोई मसलहत थी, वहाँ पर भी किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। होते होते ये हुआ कि जलसों के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ऐसे अलक़ाबात दिए जाने लगे जो टीवी पर भी चल गए। मैं यहाँ पर इस वक्त नहीं बोल सकता, बोलने चाहिए भी नहीं है, लेकिन उस पर भी कोई नोटिस मिल लॉर्डशिप ने नहीं लिया। उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट अमेंडमेंट हुई एक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर्स के अंदर, उस पर एक सो मोटो अलबत्ता ज़रूर ले लिया मिल लॉर्डशिप ने। और वो अमेंडमेंट ये हुई कि सो मोटो लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं है, सो मोटो लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए। सो मोटो लेने के लिए सीनियर मोस्ट 3 जजेस की एक मुश्तमिल कमेटी हो, वो डिसाइड करे कि बनता है या नहीं बनता, ये मामला अवामी मुफाद का है या नहीं है। उस पर भी लॉर्डशिप ने सो मोटो ले लिया, लेकिन उस पर एक छोटा सा सवाल जहन के अंदर ज़रूर आता है कि जहाँ इतनी मसलहतों का आप शिकार रहे या इतनी हिकमत आपने दिखाई, अब तो आपने सितंबर में वैसे रिटायर हो जाना है, तो यहाँ पर इतनी फ़ाइट करने की ज़रूरत क्या थी आपको कि जनाब आप कहें कि मैंने अब इसके ऊपर मैंने बैठ के पूछना है कि आपने क्यों ये इख्तियार चीफ जस्टिस से लेने की कोशिश की, हालांकि वो लेकर अपने पास किसी ने रख नहीं था लेना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ही रहना था, और फिर अगले जो जजेस आते वो भी उसको देखते, उसको सो टू स्पीक यूँ कह लीजिए कि उस सब मामले को भुगतते। बाहर क्या फिर सब मामला हुआ और फिर ट्रक अदालत के बाहर खड़ा कर देना, और अदालत के बाहर एक दिन बिलाखिर जलसे का भी मामला आ गया कि जनाब यहाँ पर जलसा होगा, और फिर वो आपने देखा भी वो सब मामला हुआ, और वहाँ पर क्या नारे लगे, वहाँ पर क्या क्या सियासी नारे लगाए गए और अलकाबात दिए गए, उस पर भी खामोश रहे मिल लॉर्डशिप। और फिर आखिर वही जो कल मैं आपसे बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद जवाब मिल गया सारी चीज़ों का, और शायद मैं समझता हूँ कप्तान को भी जवाब मिल गया हो। वो कह दिया मिल लॉर्डशिप ने आखिर कि ये आपका ज़ाती मामला है, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, तदब्बुर से काम लें, यही हो सकता है। और जाते हुए सिर्फ एक आज का शेर जॉन एलिया का वो आपकी नज़र करता हूँ कि एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़बान दराज का मुंह नोच ले कोई। इजाज़त दीजिए।